बेस समझेंगे। सिलेबस कल हम सभी लोगों ने डिस्कस कर लिया था और आज से हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी का इमरजेंस कहाँ से हुआ, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस बारे में चर्चा करेंगे कि सोशियोलॉजी शुरू कहाँ से होती है और कैसे कैसे कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, कौन कौन से थिंकर्स हैं जो कि उस किसी बेसिक अप्रोच के माने जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो सोशियोलॉजी का इमरजेंस है भाई, जो किताबों में हम सभी ने पढ़ा है 1838 में अगस्त कॉम्ट लेकर के आए, सोशल फिजिक्स उसका नाम रखा गया। ये बेसिक इतना तो पता है सभी को, सोशल फिजिक्स उसका नाम रखा गया और जिससे कि उसे भी एक मान्यता मिल सके। यहाँ तक बात हम सभी लोग जानते हैं। अब बात करती है इसके आगे की, यानी कि ये विषय की जरूरत क्यों पड़ी, ये विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों हमने इस विषय को शुरू किया, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस विषय की विषय वस्तु क्या है, कंटेंट इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो जब हमने देखा कि सबसे पहले जो ये विषय आया हमारा, सबसे पहले जब हमने इस विषय की बात करी तो हम देखते हैं कि बात शुरू करते हैं फिलॉसफी से। एक विषय है जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, यानी कि दर्शन। ठीक है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या करता है, दर्शन शास्त्र हमें वो नजरिया प्रोवाइड कराता है, हमें वो पर्सपेक्टिव देता है किसी भी घटना को देखने का, समझने का, जिससे कि हम उस घटना को देख सकें, जिससे कि हम उस घटना को समझ सकें। और अक्सर मैं ये बात बताता हूं कि हम कोई भी विषय पढ़ें, हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं, अंततोगत्वा जो डिग्री हमें मिलती है, फाइनली जिस डिग्री की हम बात करते हैं वो हमें मिलती है पीएचडी की। आवाज साफ आ रही है आप सभी को? जी सर। ठीक है। यस सर, ऑडिबल फाइनली है। फाइनली जो डिग्री हमें मिलती है वो मिलती है हमें फिलॉसफी की। यानी कि हम कुछ भी पढ़ें, चाहे हम मैथ पढ़ें, है ना, चाहे हम इंग्लिश पढ़ें, चाहे हम हिंदी पढ़ें, चाहे हम फिजिक्स पढ़ें, चाहे हम सोशियोलॉजी पढ़ें, चाहे हम इकोनॉमिक्स पढ़ें, यानी कि इनमें से कोई भी विषय अगर हम पढ़ते हैं या दुनिया का कोई विषय हम पढ़ते हैं तो लास्ट डिग्री जो हमें मिलती है वो मिलती है फिलॉसफी की, यानी कि पीएचडी। लास्ट डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री तो पीएचडी है भाई। सबसे बड़ी डिग्री जो हमें मिलती है वो मिलती है पीएचडी की, यानी कि डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। तो आप किसी भी विषय से पढ़ें, अंततोगत्वा डिग्री आपको मिलती है दर्शन की। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात करने का मतलब क्या है। इस बात को करने का ये मतलब है कि सभी विषयों का जो मूल है, अगर हम सभी विषयों को देखें कि फाइनली कहाँ पर जाकर के उनके तार जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं दर्शन से, यानी कि फिलॉसफी से। इसलिए फिलॉसफी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है सोशियोलॉजी में भी और हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट के फाउंडेशंस में जो चीज छिपी हुई है वो है फिलॉसफी। तो इसी प्रकार से फिलॉसफी, दर्शन का क्या मतलब है, दर्शन हमें देता है किसी भी घटना को समझने का वो पर्सपेक्टिव कि हम घटना को समझेंगे कैसे। समाज शास्त्र में हम सामाजिक पक्ष का अध्ययन करेंगे, राजनीतिक शास्त्र में हम समाज के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में हम समाज के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। यानी कि ये सभी जो पहलू हैं, ये समाज के सारे पक्षों को पढ़ने के बाद हम फाइनली पढ़ेंगे क्या, दर्शन। ये हमें प्रोवाइड क्या कराएंगे, किसी भी घटना को देखने का नजरिया। जब हमने यहां से बात शुरू करी कि दर्शन की डिग्री हमें मिलेगी, तो हम कुछ और चीजों को बेसिक बेसिक समझ लेते हैं कि भाई समाजशास्त्र, जब इतने सारे विषय पढ़े ही जा रहे थे तो समाजशास्त्र की क्या जरूरत पड़ गई। समाजशास्त्र की जरूरत यह पड़ी कि ऐसा कोई विज्ञान नहीं था जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर सके, यानी कि जिसमें हम सामाजिकता के बारे में पढ़ें, समाज के बारे में पढ़ें, समाज कैसे हुआ, समाज का ओरिजिन कैसे हुआ, समाज के बनने के लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, समाज के विघटन के लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं। इन सारी चीज़ों को मिला करके जो विषय तैयार किया गया उसे हमने नाम दिया सोशियोलॉजी या फिर समाजशास्त्र। अगर हम सभी विषयों को 3 श्रेणियों में बांटें, जैसे कि या 2 श्रेणियों में बांटें हम, तो हम देखते हैं हमारे पास 2 श्रेणियां हैं। कौन सी? पहली तो है हमारे पास नेचुरल साइंस भाई, यानी कि नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरी है हमारे पास सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान।
नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। अब जब नेचुरल साइंस जो कि प्राकृतिक विज्ञान है और सोशल साइंस जो कि सामाजिक विज्ञान है, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि जो नेचुरल साइंस है यानी जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें तो प्रकृति के नियम लगेंगे पूरी तरीके से, यानी इस विषय को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो भी नियम लगेंगे वो प्राकृतिक नियम होंगे। और सोशल साइंस में जो घटनाएं होंगी, जो नियम होंगे, वो सभी एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग होंगे। इसमें कोई भी नियम एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है, कोई भी विषय इन आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे कि देखते हैं, अगर हम पहली बात तो हम ये समझ लें कि नेचुरल साइंस में कौन से विषय आते हैं। नेचुरल साइंस में जैसे हमने बताया कि वो विषय आते हैं जिन पर प्राकृतिक सिद्धांत या फिर प्राकृतिक नियम लागू होते हैं, और सोशल साइंस में जो कि सामाजिक नियम लागू होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि H2O लीजिए और इसका डिहाइड्रेशन करिए, तो आप कहेंगे ठीक है, इसको हम H+ और OH- में तोड़ देते हैं। यही तो होता है ना जी। हम आपसे कहें कि NaCl का डिहाइड्रेशन करिए, तो आप इसको Na+ और Cl- में तोड़ देंगे। NaCl-, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। अगर हम आपसे कहें कि फोर्स लगाते हैं, तो F=ma इसका फॉर्मूला है। अगर हम आपसे कहें कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं, अगर हम आपसे कहें कि अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो फिर वो नीचे आएगी, यानी कि ग्रेविटेशन लगेगा। अगर हम आपसे कहें कि जी की वैल्यू जो होगी वो एक फिक्स होगी, 9.8 होगी, यानी कि ये सारे नियम बदलेंगे नहीं। H2O हमेशा H+ OH- में ही टूटेगा, NaCl हमेशा Na+ और Cl- में ही टूटेगा, F=ma ही होगा, मानव शरीर में 206 हड्डियां ही होंगी, जी की वैल्यू 9.8 ही होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सभी विषय ऐसे हैं जिन पर कि प्राकृतिक नियम लागू हो रहे हैं। यानी आप चाहे भारत में करें और चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में करें, चाहे आप कर्नाटक के किसी गांव में करें और चाहे आप अमेरिका के किसी विश्व स्तरीय नगर में करें, दोनों में H2O H+ OH- में ही टूटेगा। यानी कि जो वैज्ञानिक नियम हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सार्वभौमिकता, यानी यूनिवर्सैलिटी। ठीक है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सार्वभौमिकता, यानी वो जहां पर जाएंगे वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो सोशल रिसर्च वाली यूनिट है उसका भी बेस तैयार हो रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो नोट करते रहेंगे, बाकी तो फिर हम देंगे ही जो देना है ना। अच्छा, तो यानी नेचुरल नियम इस पर लागू भी हो रहे हैं और पूरी तरीके से हम इसे समझ भी पा रहे हैं। अब बात आती है सोशल साइंसेस की, यानी कि सोशल साइंसेस में क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक नियम बना दें और वो हर जगह एप्लीकेबल हो? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? नो सर। क्योंकि यहां पर हर एक घटना दूसरी घटना से पूरी तरीके से डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, चलो कि भाई कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस किस तरीके से वहां पर कहीं पर हो रहा है, कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस किस तरीके से हमें देखने को, गुड इवनिंग, कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस हमें कैसे देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि अमेरिका में डोमेस्टिक वायलेंस के अपने कारण हैं, है ना। हम देखते हैं कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के अपने कारण हैं। हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज में डोमेस्टिक वायलेंस के दूसरे फैक्टर हैं, रूरल एरियाज में डोमेस्टिक वायलेंस के दूसरे फैक्टर्स हैं, एजुकेटेड लोगों में डोमेस्टिक वायलेंस के दूसरे फैक्टर हैं, अनएजुकेटेड में दूसरे हैं। यानी कि यहां पर एक घटना में इतनी वैरायटी है भाई। और वहां पर क्या है, वहां पर H2O को आपने H+ OH- याद किया और हर जगह वही काम आ रहा है, वहां पर वो बदल नहीं रहा है। लेकिन सोशल साइंस में क्या हो रहा है, सोशल साइंस में हर एक घटना दूसरी घटना से अलग है। तो पहली बात तो ये समझनी थी हमें कि जो विज्ञान है इसकी एक विशेषता है यूनिवर्सल, कि इसके जो भी लॉज बनेंगे, इसके जो भी नियम बनेंगे वो पूरी तरीके से यूनिवर्सल होंगे, जबकि सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं होगा। आप एक सार्वभौमिक नियम नहीं बना सकते, ये पहली बात। दूसरी बात, जो नेचुरल साइंसेस के लॉ हैं इन पर टाइम का,
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आज के 200 साल पहले भी H2O में H प्लस और OH माइनस ही होते थे, और आज के 200 साल बाद भी H2O में H प्लस और OH माइनस ही होंगे। लेकिन क्या घरेलू हिंसा के जो कारण आज से पहले थे क्या वही आज भी हैं? बिल्कुल नहीं। क्या परिवार का स्वरूप जैसे आज से 200 साल पहले था वो ऐसा ही आज भी है? बिल्कुल नहीं। क्या विवाह नाम की संस्था जैसे पहले फॉलो की जाती थी आज भी वैसे फॉलो की जा रही है? बिल्कुल नहीं। क्या नातेदारिक संबंध बदल गए हैं? बिल्कुल बदल गए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोशल साइंसेस में इन्हें पढ़ा जा रहा है, और सामाजिक विज्ञान में हम कोई भी नियम को एग्जैक्टली फॉलो या एग्जैक्टली लागू नहीं कर सकते। इसमें हर एक घटना दूसरी घटना से पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। कोई एक नियम हम इन घटनाओं पर नहीं लगा सकते। अच्छा, दूसरी चीज, दो चीजें हो गई, तीसरी चीज आइए समझते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी पूछी भी जाती है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यानी रिलायबिलिटी क्या है और वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी का मतलब होता है हिंदी में वैधता, और रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों का अंतर समझेंगे और हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिनके जो एक जैसे सिमिलर प्रतीत होते हैं और इन दोनों में अंतर बहुत होता है, और वो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वो सारे हमें हिट करते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो कंफ्यूज कर रहा है, इसको कैसे समझा जाए। ठीक है, यानी रिलायबिलिटी दूसरी चीज है और वैलिडिटी दूसरी चीज है। उदाहरण के लिए आइए समझते हैं क्या है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई उपकरण बार बार सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है मान लीजिए, या उदाहरण के लिए आप सब्जी खरीदते हैं और जो सब्जी वाला है उसके पास 1 किलोग्राम का जो वेट होता है वो वेट नहीं है, उसकी जगह पर उसने एक ईंटे का टुकड़ा जो है पन्नी में लपेट करके रखा हुआ है। क्या आप उस पर विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो 1 किलो हो, या हो सकता है वो 1 किलो ना हो। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि भाई 1 किलो का ये वेट है और इस पर ISI लिखा हुआ है, आपको लगा हाँ 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 ये तो बिल्कुल एकदम वैलिड है। क्यों? क्योंकि वो रिलायबल भी है और वो वैलिड भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिलायबल हैं लेकिन वैलिड नहीं है, या फिर वैलिड है लेकिन रिलायबल नहीं है। उदाहरण के लिए आप अपनी हाइट मेजर करते हैं या आप अपना वेट मेजर करते हैं, और हर बार जब आप वेट मेजर करते हैं तो वो मशीन आपको अलग अलग रिजल्ट दिखाती है। क्या वो मशीन रिलायबल है? नहीं है, क्योंकि जब वो हर बार अलग रिजल्ट दिखा रही तो कैसे रिलायबल हो जाएगी भाई? हर बार अलग अलग रिजल्ट दिखा रही है तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, वैलिड भी नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वहीं आपके पास एक दूसरी स्केल है जो कि, और उसमें खराबी कुछ नहीं है, बस खराबी यह है कि वो जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर को मेजर करने की बजाय 0.98 मिलीमीटर मेजर करती है। यानी हर बार 1 मीटर को मेजर करने में वो 2 मिलीमीटर को गैप कर देती है। बात समझ में आ रही है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, बाकी लोग क्या झपकी ले रहे हैं? मतलब बीच बीच में थोड़ा सा हाँ ना करते रहेंगे तो एक लगेगा कि हाँ आप लोग भी सुन रहे हैं। सर क्लियरिटी नहीं आ रही है सर, आवाज में एक बार रिपीट। हेलो सभी के साथ ये समस्या है या फिर सिर्फ प्रियंका के साथ ये समस्या है? क्लियर। क्लियर है, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यानी जो चीज विश्वसनीयता और वैधता। यानी मैंने बताया कि अगर कोई स्केल है जो कि 1 सेंटीमीटर मेजर करती है, लेकिन वो हर बार क्या करती है, 1 सेंटीमीटर मेजर करने के बजाय 0.98 मिलीमीटर मेजर करती है। यानी हर बार 1 सेंटीमीटर मेजर करने में वो 0.2 का गैप कर देती है। तो क्या ये स्केल क्या ये स्केल वैलिड है? सॉरी, क्या ये स्केल रिलायबल हो पाएगी? आप इस पर विश्वास कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिलायबल है ही नहीं। और जब रिलायबल नहीं है तो इस पर विश्वास कैसे किया जाएगा?
एक और महत्वपूर्ण चीज, दूसरा जैसे मैंने बताया, वो वेट की जगह पर किसी ईंटे से उस चीज का वेट कर रहा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत रिलायबल हो सकता है आप उसको बहुत दिनों से जानते हो, लेकिन जो उसका वेट है वो वैलिड तो नहीं माना जाएगा। हाँ, यही बेसिक अंतर है रिलायबिलिटी में और वैलिडिटी में। तो जो साइंस है, अब बात करते हैं जो जो बात हम लोग कर रहे थे, जो साइंस है, साइंस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसके रिजल्ट रिलायबल होते हैं, उसके रिजल्ट वैलिड होते हैं। और इसीलिए साइंस में क्या होता है, साइंस में अपनी घटना को या अपने सिद्धांतों को जस्टिफाई करने की और अपने ही सिद्धांतों को दोबारा टेस्टिफाई, जस्टिफाई और टेस्टिफाई दोनों कर सकती है साइंस। लेकिन क्या सोशल साइंस ऐसा कर सकती है? नो सर। सोशल साइंस ऐसा बिल्कुल No, नहीं sir. कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भैया? क्योंकि सोशल साइंस के पास ना तो ऐसे उपकरण हैं, ना तो सोशल साइंस में हम कुछ मेजर करते हैं, और इसीलिए हम सोशल साइंस में ऐसा नहीं कर सकते कि भाई उसको हम दोबारा से चलो कहें नहीं नहीं चलो दोबारा करके दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि हर एक घटना दूसरी घटना से पूरी तरीके से अलग है। तो ये साइंस की तीसरी क्वालिटी हो गई। और चौथी क्वालिटी क्या है ये समझ लेते हैं। चौथी क्वालिटी साइंस की यह है कि साइंस में अपने ही आप को झुठलाने की शक्ति होती है। जैसे कि हम सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, सभी ने पढ़ी होगी, मतलब नहीं अभी नहीं पढ़ी तो एटलीस्ट 10th में तो पढ़ी ही होगी, है ना, जिसे कि हम आवर्त सारणी कहते थे। पढ़ी है ना? अच्छा, बढ़िया सर। ठीक है। जी सर पढ़िए। सभी ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। हाइड्रोजन हीलियम इधर लिखा रहता था, इधर कुछ एलिमेंट्स लिखे रहते थे, बीच में ऐसे बनी होती थी, और इधर इधर होती थी, और ऐसे होती थी, और नीचे कुछ एलिमेंट्स होते थे, ऐसे होती थी पीरियोडिक टेबल। अच्छा, क्या पीरियोडिक टेबल ये एक बार में ही बन गई? नहीं बनी एक बार में। कैसे बनी फिर? कई सारे लोगों ने, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक है, हालांकि इस बात का आपसे मतलब नहीं, बस हम समझाना चाह रहे हैं। न्यूलैंड आए, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, फिर उसके बाद कोई और आया, उसने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, फिर कोई और आया, फिर उसने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, फिर उसके बाद मेंडलीफ आए, मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी। यानी जब तक न्यूलैंड ने ये पीरियोडिक टेबल बताई थी तब तक ये बात एकदम सही थी। लेकिन फिर साइंस ने क्या किया? फिर साइंस ने कहा नहीं 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 नहीं, ये गलत है, अब ये वाली सही है। फिर साइंस ने कहा नहीं, ये भी गलत है, अब ये वाली सही है, ये गलत है, ये वाली सही। यानी साइंस क्या कर रही है? साइंस अपने आप को झुठला रही है और हमेशा टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करती जा रही है। टाइम टू टाइम साइंस अपने आप को अपडेट कर रही है, क्योंकि अगर साइंस अपने आप को अपडेट नहीं करेगी तो उसका नॉलेज पुराना हो जाएगा, और जब उसका नॉलेज पुराना हो जाएगा तो फिर वैलिड नहीं रह जाएगा, रिलायबल नहीं रह जाएगा। इसीलिए साइंस अपने आप को बराबर अपडेट करती रहती है। ये साइंस की एक चौथी खासियत है। इसी तरह से समाजशास्त्र, इसी आधार पर हम जज कर सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या फिर समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइए देखते हैं। जी सर। जैसे कल आप लोगों ने पढ़ा, तो जो वीडियो हमने भेजी, पता नहीं किसने देखी किसने नहीं देखी, अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ जैसे जब आपने वीडियो देखी तो आपको पता चला कि सोशियस और सर। लोगस। सर देखा सर। अच्छा, देखा, देखिए सर। ठीक है। हमने देखा कि भाई सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना है हमारा सोशियोलॉजी, है ना। एक टर्म लैटिन है, एक टर्म ग्रीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे लैटिन कौन सा है और ग्रीक कौन सा है। एक टर्म लैटिन है और एक टर्म ग्रीक है, इन दोनों टर्मों को मिलाकर के सोशियोलॉजी बना। तो सोशियोलॉजी जब बना तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि भैया इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर जब इतने सारे सब्जेक्ट थे तो सोशियोलॉजी ना भी पढ़ा जाता तब भी ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, अगर हम बात करें इमरजेंस की, सोशियोलॉजी के प्रादुर्भाव की, है ना, तो सोशियोलॉजी का प्रादुर्भाव हम जानते हैं कि भाई 3 घटनाएं बेसिक जिम्मेदार नहीं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी या जिनकी वजह से समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कि पहली घटना आपकी आ जाती है यूरोप में ज्ञानोदय हुआ, यूरोप में एनलाइटनमेंट हुआ, किताबें लिखी गई, लोगों की चेतना आई, और जिस वजह से ये इसका एक इंटेलेक्चुअल फैक्टर है, यानी इसका एक बौद्धिक कारण है, किसका? समाजशास्त्र के उद्भव का। दूसरा चीज हम देखते हैं कि भाई औद्योगिक क्रांति भी उसी समय पर हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। औद्योगिक क्रांति उसी समय पर हुई, जो कि क्या है, जो कि इसका आर्थिक कारण है। ये बौद्धिक कारण था और ये इसका आर्थिक कारण है।
इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति भी इसी समय में हुई। कब हुई फ्रांस की क्रांति? सत्रह सौ नवासी। वेरी गुड, है ना। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, जो कि इसका राजनीतिक कारण है ना। 1789 में हुई, जैसे बता रही हैं पूजा जी, है ना। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, यानी कि ये जो तीनों हमारे पास चीजें आई, कहीं ना कहीं यही समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार रही। ज्ञानोदय में हमने देखा कि भाई बहुत बड़े बड़े विचारक आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए, जो कि अपने अपने तरीके से चीज़ों को बताए, चाहे रूसो हों, चाहे दांते हों, चाहे मैकियावेली हों, है ना, चाहे आपके और भी कोई वैज्ञानिक हों, आर्टिस्ट हों। मोनालिसा की पेंटिंग इसी टाइम पर बनाई गई, डिवाइन कॉमेडी नाम की किताब इसी टाइम पर लिखी गई, और ऐसी कई सारी चीज़ें हुई जिनसे कि समाज में लोगों के मन में जो है ज्ञान या फिर तर्क करने की शक्ति धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति भी आई, यानी जब तर्क करने की शक्ति बढ़ी, जब लोगों ने तर्क करना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। जब सवाल उठाना शुरू किया तो उनकी जो स्थिति, उन्होंने नए इन्वेंशंस की तरफ ध्यान दिया, नई खोजों की तरफ ध्यान दिया। अच्छा, इसमें एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलो, वो चीज क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, हमेशा से उस बारे में चर्चा होती आई है, रिलीजन, यानी कि धर्म, जिसे हम धर्म कहते हैं। हालांकि रिलीजन और धर्म दोनों अलग चीजें हैं, रिलीजन दूसरी चीज है और धर्म दूसरी चीज है। क्या कोई बताएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, या फिर रिलीजन किस मायने में धर्म से अलग है? किसी को अगर कोई गेस करना चाहे, बेसिक तर्क शक्ति, बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि रिलीजन और धर्म में क्या अंतर है। चलिए हम बताते हैं। सर हिंदू बुद्धिज्म ये सब डिफाइन करता है, बहुत अच्छे। और जो उस पे कहता है कि धर्म क्या, जैसे ठीक है, हाँ, मयंक ने कुछ हद तक, हमारी जैसे मयंक ने कुछ हद तक सही बताया। जैसे हम जब बात करते हैं रिलीजन की, तो हम बात करते हैं मटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ रिलीजन की, यानी धर्म के भौतिक पक्ष की केवल। जब हम धर्म के भौतिक पक्ष की बात करते हैं तब वो बन जाता है रिलीजन। लेकिन जब धर्म के पारलौकिक पक्ष की बात की जाती है, या धर्म के जो हमारा बहुत प्रैक्टिकल पक्ष है, या जिसे कि हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, तब हम बात करते हैं धर्म की। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर क्या समझ सकते हैं हमने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, या अहिंसा जो है वो परम धर्म है, सेवा परमो धर्म। तो क्या भाई सेवा नाम का भी कोई धर्म है क्या? कोई जानता है? सेवा नाम का तो कोई धर्म मतलब रिलीजन तो नहीं है। नो सर। है ना, अहिंसा नाम का कोई रिलीजन तो नहीं है। रिलीजन कौन है? हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज्यूस, है ना, क्रिश्चियनिटी, ये सब क्या है? ये सब रिलीजन है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म है आपका अहिंसा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है ना, सच बोलना मेरा धर्म है, आप लोगों की मदद करना मेरा धर्म है, या लोगों को शिक्षा देना मेरा धर्म है। ये सब धर्म है। धर्म की जब हम बात करते हैं तो एक बात आती है जिसे हम कहते हैं धारणात इति धर्म। गीता में धर्म की व्याख्या की गई है धारणात इति धर्म, यानी जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जब हम इस्लाम में हम बात करते हैं तो इस्लाम में धर्म को दीन कहा जाता है, और दीन शब्द का मतलब होता है जो हमें चलने का रास्ता बताए, कि हमें चलना किस रास्ते पर है, हमें कैसे काम करना है, हमें कैसे पढ़ना है, उसे हम कहते हैं दीन। यानी धर्म और रिलीजन कंप्लीटली अलग चीजें हैं। ये बात यहाँ पर एकदम क्लियर है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अच्छा, लेकिन धर्म ने पता है काम क्या किया? धर्म ने शुरू से ही लोगों को डराने, जो रिलीजन है, रिलीजन ने हमेशा लोगों को डराने का, हमेशा रिलीजन ने लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। कार्ल मार्क्स इस बात को कहते भी हैं अपनी पुस्तक में। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर द मासेस, है ना, यानी धर्म क्या है? जनता के लिए अफीम है।
क्योंकि धर्म अफीम के बाद फिर आदमी का अपने अपने होश में थोड़ी रहता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म भी कहीं ना कहीं जनता के लिए एक अफीम का काम करती है। अच्छा, हुआ क्या उस टाइम पर? क्या होता था जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम पर यह होता था कि उस टाइम की स्थिति, चाहे वो सामाजिक स्थिति की हम बात करें, है ना, और चाहे हम राजनीतिक स्थिति की बात करें, चाहे हम आर्थिक स्थिति की बात करें, ये तीनों स्थितियां उस समय पर बहुत बुरी थी। अच्छा, सामाजिक स्थिति में जैसे हमने बताया कि भाई ज्ञानोदय आया और लोग उससे पहले, लेकिन ज्ञानोदय से पहले क्या था? ज्ञानोदय के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ज्ञानोदय से पहले भी तो कुछ रहा होगा। तो हमने देखा ज्ञानोदय से पहले सिर्फ एक सत्ता चलती थी जिसका नाम था चर्च, यानी चर्च ने जो कह दिया वो बात सच है। अच्छा, अब जब तक लोग तर्क शक्ति, और अब अगर आप कोई नई बात बताते हैं तो समाज आपका स्वागत करता है कि हाँ हाँ चलो, इस बच्चे ने ये काम किया है, इसको अप्रिशिएट करो, इस लड़की ने ये नई तरीके से काम किया है, इसको अप्रिशिएट करो। लेकिन क्या पहले आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता रहा होगा? नहीं किया जाता रहा होगा। भाई जब केपलर, एक वैज्ञानिक थे केपलर, शायद आपने नाम सुना हो, केपलर ने जब बताया कि ग्रहों का नियम दिया केपलर ने, है ना, या कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है स्थिर, पहले ये मान्यता थी कि पृथ्वी जो है वो स्थिर रहती है और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ऐसे रोटेट करता रहता है। लेकिन केपलर या कोपरनिकस ने बताया कि जो है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी जो, सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। अब जब भैया ये बात बोली तो लोगों की एकदम मिर्ची सी लग गई। लोगों ने कहा ये क्या कैसी बातें कर रहा है। लोगों ने उनको फांसी दे दिया, उनको मार दिया गया। यानी उस टाइम नए विचारों को कोई स्वागत नहीं था। आपने सुकरात को पढ़ा होगा, जो सोक्रेट्स थे, जिन्हें हम सोक्रेट्स भी कहते हैं, सुकरात भी कहते हैं हिंदी में। सुकरात को भी जहर दे दिया गया था, जहर देकर मार दिया गया, क्योंकि उस टाइम नए विचारों का स्वागत नहीं था। और उस टाइम चर्च के खिलाफ जाना यानी ईश्वर के खिलाफ जाना, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते थे कि चर्च क्या है, चर्च धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, या चर्च के जो प्रीस्ट हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और वो जो कह रहे हैं वही ब्रह्म वाक्य है एकदम। और जिस वजह से क्या हुआ, चर्च के नाम पर उस समय बहुत ही ज्यादा व्यभिचार, बहुत ही ज्यादा लूट खसोट बढ़ गई थी, है ना। अच्छा, क्या हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ? अच्छा, होता क्या था जो उस टाइम पर, जैसे आज आप लोग बात करते हैं इंग्लिश की, आज हम लोग बड़ा जोर देते हैं इंग्लिश पे, लेकिन उस टाइम इंग्लिश पर कोई जोर नहीं देता था, क्योंकि इंग्लिश जो है उस टाइम की ट्राइबल लैंग्वेज थी। आपको शायद ये चीज ना पता हो, उस टाइम की जो जनजातियां थी, यानी जो पिछड़े लोग थे, महापिछड़े लोग, वो अंग्रेजी बोलते थे। अब तो भैया स्टेटस सिंबल बन चुका है कि नहीं नहीं, जो बहुत पढ़े लिखे होंगे वो लोग इंग्लिश बोलेंगे। बताओ मैं, बोलो। नो सर, मैं तो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ट्राइबल जो उस टाइम की थी, जो जनजातियां थी, वो उस टाइम की इंग्लिश बोलती थी। अच्छा, जिसके कारण जो भी आपकी लैंग्वेजेस थी, जिसमें आपकी रिलीजियस टेक्स्ट लिखा जाता था, वो तो भैया इंग्लिश में था नहीं। क्योंकि, और क्यों नहीं था, फिर वही सारे तार आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं आप देखिए, क्योंकि प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक, क्योंकि छापा खाने का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। और इसीलिए अगर कॉपीज थी, पहली बात तो कॉपी थी नहीं ज्यादा, अगर कोई किताब है तो उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज नहीं थी, अगर होती भी थी तो वो हाथ से तैयार की जाती थी, इसलिए बहुत टाइम टेकिंग होती थी और बहुत कॉस्टली होती थी। हर आदमी उसे खरीद भी नहीं सकता था, इसीलिए हर आदमी खरीद नहीं सकता था, तो वो किस पर डिपेंड था? वो डिपेंड था चर्च के ऊपर। यानी चर्च भैया जो बताएंगे वही हम मानेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं मानेंगे। जो चर्च बताएगा हमें उसे ही मानना पड़ेगा। अच्छा, जिसके कारण क्या होता था, जो चर्च कहता था, यानी जो चर्च की संस्था कहती थी, वही लोगों को मानना पड़ता था। क्या हुआ, चर्च के नाम पर एक समय पर इतना ज्यादा ढोंग और इतना ज्यादा लूट बढ़ गई कि लोगों के कत्ल तक माफ किए जाने लगे किसी एक निश्चित धनराशि दे करके। चर्च ने, लोगों ने कहा कि अरे हमसे एक ऐसी अपराध हो गया है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना पैसा दे दीजिए चर्च में और आपका कत्ल माफ हो जाएगा। हमसे जो है ये चीज हो गई है, ठीक है कोई बात नहीं, हमको जन्नत में एक प्लॉट चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, चर्च में इतना पैसा जमा कर दीजिए। यानी कि चर्च क्या बन गया, चर्च उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो है लोगों पर अत्याचार करने लगा। और जैसे ही लोग कहते कि नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो क्या कहा जाता था कि भैया नहीं नहीं, रिलीजन के खिलाफ नहीं जाते। और क्यों नहीं जाते रिलीजन के खिलाफ? क्योंकि चर्च इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, जो चर्च है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसीलिए चर्च के खिलाफ जा भी नहीं सकते।
जिसलिए लोग शांत होकर के बैठ जाते थे। अब भाई हम आपसे कहें कि नहीं नहीं, ये चीज़ तो देखो रामायण में लिखी हुई है या इस किताब में लिखी हुई है और संस्कृत में, और आपको संस्कृत आती ना हो, तो आप क्या करेंगे? मजबूरी में मानना पड़ेगा आपको कि हाँ लिखी होगी, भाई सर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से वहां पर लोग जो रिलीजियस टेक्स्ट था उसकी पहुंच से दूर थे। लेकिन जैसे जैसे वहां पर एनलाइटनमेंट आया, जैसे जैसे वहां पर पुनर्जागरण आया, तो धीरे धीरे लोगों ने अपने मन में ये सब सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों के मन में तार्किक शक्ति का विकास होने लगा, यानी कि लॉजिकल होने लगे। धीरे धीरे वहां के लोग रैशनल होने लगे। जैसे जैसे लोग रैशनल होने लगे, तार्किक होने लगे, वैसे वैसे लोगों ने चर्च के खिलाफ, ईश्वरीय सत्ता के खिलाफ, या जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था थी उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, जब आवाज उठा, जैसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक थियरी है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत पूछा भी जाता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे। किसकी है? रूसो की। बहुत अच्छे, वेरी गुड। रूसो की, हॉब्स लॉक और रूसो 3 नाम आते हैं, इसमें रूसो ज़्यादा फेमस है। आप लोग भी ये सब चीज़ें, जैसे मैंने बताया था ना, एक पेपर लेके चलो, जो क्लास की चीज़ें हो वो अलग जगह नोट करो और बाकी लेक्चर अलग जगह नोट करो, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थियरी दी वो रूसो ने दी। एक बुक और आई जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी, सुना है? एक बुक आई डिवाइन कॉमेडी, दांते, किसकी थी? दांते की थी। ठीक है। एक पेंटिंग बनाई गई, मोनालिसा, किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची, वेरी गुड, है ना। तो ये सारा जो काम हुआ उस टाइम पर, ये एनलाइटनमेंट के अंदर आया। लोगों ने बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी किताबें, है ना। अब जो डिवाइन कॉमेडी, जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइन कॉमेडी का जो कंटेंट है या डिवाइन कॉमेडी का जो मटेरियल है, वो ये बताता है कि स्वर्ग, धरती से स्वर्ग तक की भैया एक सीढ़ी बनी हुई है, और जिसमें कि लोग चढ़ चढ़ के ऐसे ऐसे जाते हैं चर्च के सहारे। यानी कि अब उस किताब में क्या कहा गया, उस किताब में चर्च की संस्था पर एक गहरी, मतलब व्यंग किया गया। तो लोगों को लगा हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है कुछ हद तक। मोनालिसा की पेंटिंग बनाई गई, लोगों को लगा हाँ यार कुछ तो बात है इसमें। और आज भी आप देखेंगे मोनालिसा सबसे रहस्यमयी पेंटिंग्स में से एक है। अभी भी इतना विकास हम लोग कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी मनुष्य के लिए वो एक पहेली है। यानी कि इस टाइम पर एनलाइटनमेंट, पुनर्जागरण, ज्ञानोदय के टाइम पर लोगों के मन में काफी ज्यादा तर्क शक्ति विकसित हुई। लोगों ने काफी तर्क करना प्रारंभ किया। जब लोगों ने तर्क करना शुरू किया, उसके बाद ये हुआ कि भाई अब थोड़ा सा चलो काम करते हैं। काम किया, धीरे धीरे डेवलप हुए, जिसके बाद औद्योगिक क्रांति हमारी आती है। औद्योगिक क्रांति आने से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, छापे खाने का आविष्कार हो गया। छापे खाने का जब आविष्कार हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जो किताब, जो रिलीजियस बुक अभी तक केवल चर्च के पास होती थी, केवल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास होती थी, वही धार्मिक किताब निकल करके अब हर एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई। बात समझ में आई? जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण अब जो किताब अभी तक इतनी लिमिटेड थी कि केवल पादरी साहब जो बताते थे वही मानना पड़ता था, अब वो यहाँ बैठे हर एक बच्चे के पास है। तो जैसे ही पादरी ने कुछ गलत बताया, जैसे ही पादरी ने कुछ गलत बात बताई, तुरंत लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं नहीं नहीं, कहाँ लिखा है, हमें भी दिखाओ जरा। और अभी तक वो जो किताब लैटिन में, ग्रीक में, इसलिए आज भी देखिए आप कोई भी टर्म पढ़ते हैं नया, तो हम देखते हैं कि ये टर्म लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, ये टर्म ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। यानी कि लैटिन और ग्रीक भाषा जो उस टाइम पर ज्यादा चलती थी, अच्छी मानी जाती थी। भाई हिंदी पहले कोई थोड़ी बोलता था, हिंदी तो अब प्रचलित हो गई। पहले तो सब लोग संस्कृत बोलते रहे होंगे, संस्कृत में ही बात करते थे, संस्कृत ही समझते थे, है ना। यानी कि पहले के लोग पूरी तरीके से संस्कृत बोलते थे और संस्कृत में ही बातचीत करते थे। इसीलिए संस्कृत को देवभाषा कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पर सारा काम, सारा कुछ संस्कृत में ही होता था। क्या हुआ भाई, आइए देखते हैं। और अगर सोचो, अगर यही रामायण जो हम लोग पढ़ते हैं ये अभी संस्कृत में होती तो इसे कितने लोग पढ़ पाते? बहुत कम लोग पढ़ पाते। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या किया, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। और हिंदी में भी नहीं किया, हिंदी में भी कहाँ किया, अवधी में किया। और अवधी में क्यों किया?
क्योंकि अवधी जन जन की भाषा थी। एक गांव में बैठा व्यक्ति भी अवधी जानता था और शहर में रहने वाला व्यक्ति भी अवधी जानता था। ठीक यही काम किया छापे खाने ने। जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ उसने भी कुछ यही काम किया। छापा खाना का आविष्कार होने से जो बाइबल या जो भी रिलीजियस बुक उनकी उस टाइम की सिर्फ चर्च के पास होती थी, या सिर्फ लैटिन में, या फिर सिर्फ ग्रीक में, या फिर सिर्फ इस तरह की किसी भाषा में लिखी होती थी, अब वो इंग्लिश में, आसान इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के या आसान इंग्लिश में छप छप के कहाँ जाने लगी? आम जनता के पास जाने लगी। जब आम जनता के पास वो किताब पहुंचने लगी तो आम जनता उसे पढ़ करके इतनी लॉजिकल होने लगी कि वो चर्च के खिलाफ सवाल उठा सके। उसने चर्च की बातों का प्रोटेस्ट करना शुरू किया, चर्च की बातों के लिए आवाज उठानी शुरू करी, और धीरे 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 वो पूरी तरीके से लॉजिकल हो गई, मतलब तार्किक हो गई। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तार्किक हो गई। तब क्या हुआ? तार्किक जैसे जैसे वो तार्किक होती गई वैसे वैसे लोगों के मन में तर्क शक्ति डेवलप होती गई। जब तर्क शक्ति डेवलप हो गई तो वहीं पर फ्रांस में क्या हुआ, एक जब भाई चेतना डेवलप होगी, कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, तभी तो लोग एकजुट हो पाएंगे, तभी तो लोग क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ बनेगा। स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग कब बनेगा? जब लोग एक दूसरे के प्रति चेतन होंगे, जब एक दूसरे के लिए कॉन्शियसनेस होंगे, लोगों के मन में एक दूसरे के लिए कॉन्शियसनेस होगी। यानी कि जैसे जैसे ये चीज आई, जैसे जैसे फ्रांस में ये सब कुछ पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति ये सब हुआ, तो फ्रांस में क्या था, इससे पहले लुई 15 राजा था। लुई 15 मरते मरते ये बता गया था कि भैया मेरे बाद जो होगा वो तुम देख लेना, झेलने के लिए तैयार रहना, यानी मेरे बाद एकदम प्रलय आ जाएगी, वो ये बोल करके गया था। और वही हुआ भी। लुई 16 जो हुआ, यानी लुई 15 का बेटा, जो लुई 15 का बेटा हुआ, जिसे हम लुई 16 कहते हैं, है ना। लुई 16 एक बहुत ही निरंकुश, एक बहुत ही भोग विलासी और एक बहुत ही बेकार राजा था, बहुत ही निकम्मा राजा था। इसके निकम्मेपन का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि एक बार वो और उसकी पत्नी, उसकी रानी या जो भी रही होगी, वो लोग रथ पर बैठ करके जा रहे थे, और रथ निकला तो काफी सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे, गरीब, बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन लोगों, जो रानी थी, भाई रानी जब महल से बाहर कभी निकली नहीं है तो रानी क्या जाने बाहर की हकीकत क्या है। तो रानी ने पूछा लुई 16 से कि भाई सॉरी, उसने अपने ड्राइवर से, जो उनका रथ चला रहा होगा, चैरियट, जो उनका चैरियट चला रहा होगा, सारथी जो होगा, उससे पूछा कि भाई ये लोग क्या दिक्कत है इनको, क्यों ये लोग ऐसे मतलब खड़े हुए हैं, इतने गरीब हैं और इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, इतने भूखे हैं, ऐसा क्यों है? तो जो उनका रथ चलाने वाला था उसने कहा कि मैडम ये इसलिए ऐसे परेशान है क्योंकि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो मैडम ने पलट करके जवाब दिया कि अगर खाने के लिए रोटी नहीं है तो फिर केक खा लेना, रोटी की खाने की क्या जरूरत है। तो आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समाज में रानी को या फिर राजा को अपने समाज के बारे में कितनी जानकारी थी। यानी लुई 16 अपने समाज के बारे में कुछ परवाह ही नहीं करता था, और पूरी तरीके से समाज का जो था वो समाज का, राजकोष का धन और व्यापार का धन सब कुछ किसमें लगाता था? अपने सुख सुविधाओं के लिए। उस टाइम पर भी फ्रांस में 3 स्टेट्स बटे हुए थे भाई, आइए देख लेते हैं। समझ में आ रही है ना बात जो कह रहे हैं, जो बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं हम? यस जी सर, आ सर। रही है। चलो ठीक है। जो जो 3 स्टेट बटे हुए थे, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो 3 स्टेट बटे हुए थे, इन्हीं 3 स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लोग थे। यानी पहले स्टेट में क्या था? पहले स्टेट में तो भैया चर्च आता था, ठीक है। दूसरे स्टेट में तो भैया राजघराने के लोग आते थे, और तीसरे स्टेटस में क्या होता था, जो तीसरा स्टेट था उसमें पूरी तरीके से जो आम लोग थे, आम नागरिक थे भाई, वकील, पत्रकार, शिक्षक, है ना, जो भी आम नागरिक, हम जैसे टीचर और आप जैसे बच्चे, ये सब लोग इसी में आते थे, थर्ड स्टेटस में। जो नियम बनाए जाते थे, यानी जो रूल्स फॉर्मेट, जो नियम बनते थे, उसमें इस वाले का तो कोई रोल था ही नहीं, इसको तो बाहर ही निकाल दो, क्योंकि भैया आम नागरिक की वैसे भी कोई नहीं सुनता, चाहे फ्रांस की बात हो चाहे आज की बात हो। केवल सुनी किसकी जाती थी? पहले स्टेटस की और दूसरे स्टेटस की, यानी चर्च की और राजघराने की। केवल चर्च की और राजघराने की बात सुनी जाती थी, और इन्हीं दोनों से जो है मिलाकर के कानून बनाया जाता था, और वो कानून सीधा सीधा किस पर थोप दिया जाता था? जनता पर, सीधा सीधा लोगों पर वो कानून पूरी तरीके से थोप दिया जाता था। जब ये कानून थोपा जाने लगा, जैसे जैसे ये कानून
थोपा जाने लगा तो क्या हुआ, अब लोगों ने धीरे 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 इसकी मुखालफत करना शुरू किया, धीरे धीरे इसकी खिलाफत करना शुरू किया, धीरे धीरे इसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जैसे जैसे लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया तो अब लुई 16 को ये लगने लगा कि अब हम बहुत ज़्यादा दिनों तक अपनी सरकार ऐसे चला नहीं पाएंगे। उसने लोगों पर और अत्याचार करना शुरू किया, क्योंकि भाई जब पैसा खर्चा करोगे, राजकोष सारा खर्चा हो रहा है दिन पर दिन, तो फिर और पैसा चाहिए होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह की कामों में पैसा उड़ा रहा है वो तो बराबर उड़ाता रहेगा, यानी कि वो तो रुकेगा नहीं। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से वो उसने और ज़्यादा लगान, और ज़्यादा अत्याचार जनता पर करने लगा, और लोगों को ज़रा ज़रा सी बात पे जेल में बंद करने लगा, और बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लगा। परिणाम क्या हुआ फ्रांस की क्रांति का, कि लोग वहां पर एकजुट हुए और उन्होंने राजा के खिलाफ, लुई 16 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और बास्तील की जेल में बंद, वहां पर एक जेल है बास्तील की जेल फ्रांस में, बास्तील के जेल में बंद अपने कई सारे साथियों को वहां से आजाद कराने के लिए एक साथ एकजुट होकर के महल की तरफ कूच कर गए मतलब मूव हो गए उधर, मूव फॉरवर्ड टू द जेल, है ना, जो जेल थी उधर उस तरफ जाने लगे, और सबसे पहले जाते हुए उन्होंने बास्तील की जेल में आग लगा दी। इतिहास में इस घटना को बास्तील की जेल का पतन के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, और उसके बाद राजा को जो है पद से हटा दिया गया। मतलब भीड़ ने, गुस्साई भीड़ ने हम महल पर हमला किया, राजा को जो है पद से हटाया गया, और उसके बाद तीसरे स्टेटस को भी उसमें शामिल किया गया। यानी इस टाइप की सारी कहानियां चल रही थी, इस टाइप का तो समाज हो चुका था वहां पे, कि भाई इतना ज़्यादा निरंकुश। अब जैसे जैसे भाई रेनेसां आया, जैसे जैसे तर्क शक्ति बढ़ी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वैसे वैसे ही लोगों के मन में और इसी तरह की चीज़ें आती गई, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक ऐसी ज़मीन तैयार कर दी गई, एक ऐसी भूमि तैयार कर दी गई, जिसके वजह से सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए एक अच्छी सी ज़मीन सोशियोलॉजी को मिली। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई मेरी समझ से। मयंक, अनूप क्यों नहीं आया आज? सर आया तो था, चला गया, पता नहीं क्या हुआ। नहीं आया, कहाँ था, आया होता तो होता। आया था सर, आया था, अनूप था, अच्छा अभी था, स्टार्टिंग में था। चलो तब ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि बेवजह क्लास किसी की ना छूटे, बस मैं ये चाह रहा हूँ। जिसको नहीं करना है तो नहीं ही आएगा। ये चीज़ सभी के लिए लागू होती है कि अब वैसे आने को तो सब आ सकते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, क्यों नहीं आ पाते, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। टाइम सभी को पता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ऐसा टाइम है कि सभी फ्री हो सकते हैं, लेकिन तो यहाँ तक बात खत्म है ना, यहाँ तक एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब जब ये सब कुछ हो गया, यानी एक बेसिक हमने ये समझ लिया कि सोशियोलॉजी के लिए बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, सोशियोलॉजी के लिए पूरी तरीके से हमारा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, सोशियोलॉजी के लिए पूरी तरीके से हमारा हम ये जान गए कि भाई अब कि कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे सोशियोलॉजी आई, कैसे समाजशास्त्र शुरू हुआ। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है ना। अब आइए देखते हैं कि सोशियोलॉजी को शुरू हुआ, जब वो बाकी चीज़ें जब हम अगस्त कॉम्ट में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और अभी तब तक के लिए हम देखें कि सोशियोलॉजी कैसे शुरू होती है, या सोशियोलॉजी में कौन कौन से कंटेंट हमें पढ़ने हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। अभी आज हम एक वीडियो और भेजेंगे, एक वीडियो रोज आपको मिल जाएगी, आप रोज उसको देखिए। इस क्लास से अगली क्लास तक, यानी एक दिन का जो आपका 24 घंटे का समय होगा क्लास में, उसमें आपको वो वीडियो देख करके नोट्स बनाने हैं पर डे। इतना जिम्मेदार आपको होना है। आज जैसे कि आपने इमरजेंसी देख ली, अभी एक दूसरी वीडियो हम क्लास के बाद आपको भेज देंगे, आपको वो वीडियो भी देखनी है। अच्छा,
स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक। अब आइए बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं और बेसिक से समझते हैं बहुत ध्यान से। बात यह है कि जो सोशियोलॉजी हमारी जैसा हमने बताया कैसे शुरू हुई, ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हमें पढ़ना कैसे है और किस तरीके से इसमें डिवीज़न हुआ। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है, जैसा हमने बताया सोशियोलॉजी होती है, और जो कि लैटिन टर्म सोसाइटस या सोशियस कई किताबों में लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होंगे कि सोशियस है कि सर की सोसाइटस है। और यूनानी टर्म यानी ग्रीक, यूनानी का मतलब होता है ग्रीक, इन दोनों से मिलकर के बना है यूनानी टर्म, लैटिन सोशियस और यूनानी लोगस। पूछ लिया जाता है कि किन दो टर्म से मिलकर के बना है, सोशियस किस भाषा का शब्द है, तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। समाजशास्त्र के जब हम फादर की बात करते हैं, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी फादर है आपके ऑगस्ट कॉम्ट, ये तो सभी को पता है, बहुत ही बेसिक है। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कौन है? जीएस गुरिये। जीएस गुरिये। अच्छा, जीएस, सर जीएस गुरिये। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला समाजशास्त्र विभाग भारत में कहाँ शुरू किया गया था? पूजा। बॉम्बे में। जी सर। बॉम्बे में सबसे पहला समाजशास्त्र विभाग शुरू किया गया था ना। अच्छा, किसके अंडर में शुरू हुआ था ये भी बताइए। नहीं याद आ रहा है, चलो खैर वो आगे आएगा तब देखेंगे, बस हम चेक कर रहे थे, है ना। तो हमने देखा कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में फादर ऑफ सोशियोलॉजी के तौर पर हम ऑगस्ट कॉम्ट को देखते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने सबसे पहले इसे सोशल फिजिक्स नाम दिया, है ना, कि सोशल फिजिक्स हम इसे कहेंगे और सोशल फिजिक्स के आधार पर ही हम इसे समझेंगे। अब यहाँ पर एक कहानी और आ जाती है कि हम सोशल फिजिक्स क्यों कहेंगे, हम सोशियोलॉजी क्यों नहीं कहेंगे, है ना। ये किसकी तरफ से शोर आ रहा है? अगर मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अब बंद हो गया जिसकी भी तरफ से था। हमने कहा कि सबसे पहले अगस्त कॉम्ट ने नाम सोशल फिजिक्स रखा। भाई क्यों रखा सोशल फिजिक्स, कोई स्पष्टीकरण देगा इस बात का? सोशल फिजिक्स नाम इसलिए रखा कि उस टाइम पर सिर्फ नेचुरल साइंसेस का बोलबाला था, उस टाइम पर नेचुरल साइंसेस का बोलबाला था। अब कहीं पर किसी महफिल में भैया आप ऐसे लोग हों जिन्हें सब सिर्फ नए गाने पसंद हो, और आप पहुंचे कि अरे नहीं नहीं ये पुराने गाने सुनकर के देखो कितना अच्छा लगता है, तो क्या आपकी बात कोई सुनेगा? सब कहेंगे यार ऐसा है, अपना अपने पास रखो, हमें यही सुनने दो। यानी वो टाइम ऐसा था जब लोग केवल नेचुरल साइंसेस को बात कर रहे थे, या सोशल साइंसेस की बात कर भी रहे थे तो फिलॉसफी की बात कर रहे थे, हिस्ट्री की बात कर रहे थे। सोशियोलॉजी जैसे किसी टर्म, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब वही बात है कि भाई आप कॉलेज जाएं और आपसे कोई दोस्ती ना करता हो तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार हम थोड़ी बड़ी गाड़ी से जाएंगे और लंच में कैंटीन में सबको समोसे खिलाएंगे, बढ़िया ड्रेस पहन के जाएंगे, बढ़िया कपड़े पहन के जाएंगे, तो जो लड़के होंगे लड़कियां होंगी वो सब हमसे दोस्ती करना चाहेंगी। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है। वही काम अगस्त कॉम्ट ने भी किया। अगस्त कॉम्ट ने कहा कि भैया सोशियोलॉजी कहोगे तो उसको कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए दरखाइम ने क्या किया, क्या बोल रहे हैं, सॉरी, इसीलिए अगस्त कॉम्ट ने क्या किया, इसीलिए अगस्त कॉम्ट ने इसे सोशल फिजिक्स नाम दिया, इसीलिए अगस्त कॉम्ट ने इसे सोशल फिजिक्स कहा। ठीक है, अब भैया फिजिक्स लग गया आगे, तब तो क्या कहने, फिजिक्स तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। अब किसी से भी बताएं आप कि हम सोशल फिजिक्स पढ़ते हैं तो कहेगा अरे वाह ये कौन सा सब्जेक्ट है, और सोशियोलॉजी सभी जानते हैं। यानी सोशल फिजिक्स जो था उसे अगस्त कॉम्ट ने नाम रखा कि हम सोशल फिजिक्स अपने विषय का नाम रखेंगे। और जब सोशल फिजिक्स रखा तो हम जानते हैं जब जिन लोगों के पास फिजिक्स होगी, फिजिक्स के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, यही तो होते हैं। यानी कि इसे हम बोलते हैं सामाजिक स्थैतिकी, यस सर। और इसे क्या बोलते हैं, सामाजिक गतिकी, यही तो होता है, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी। अच्छा, अब जब सोशल स्टैटिक्स हो गया, सोशल डायनामिक्स हो गया, फिजिक्स के दो पार्ट हो गए। अब फिजिक्स का नाम था तो भाई सभी इज्जत करते थे कि हाँ हाँ भाई फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। तो इसीलिए लोगों ने अब इसे थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड थोड़ा सा इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया था।
अब लोगों को लगा हाँ यार अब ये विषय ठीक है, अब ये पढ़ने लायक है। क्यों पढ़ने लायक है? क्योंकि अब इसे हम सोशल फिजिक्स कह रहे थे। ठीक है, तो ये हम बता रहे थे। तो भाई सबसे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया। क्यों दिया गया हमने बता दिया, जिससे कि समाज, और क्यों दिया गया देखिए इसमें आगे लिखा भी है, जिससे कि समाजशास्त्र को भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही स्थान प्राप्त हो सके, है ना। यानी कि जो समाजशास्त्र है उसे भी हम एक नेचुरल साइंस की संज्ञा दे सकें, उसे भी हम एक नेचुरल साइंस बना सकें, एक सामाजिक एक प्राकृतिक विज्ञान बना सकें। लेकिन जब प्राकृतिक विज्ञान बनाने लगे तब फिर एक दिक्कत आ गई, है ना। तब फिर एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? इसमें से कई सारे लोग तो अब यहां पर ये कहते थे, यानी कई सारे लोग तो इसमें से ऐसे थे जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे, यानी समाजशास्त्र को एक विज्ञान की तरह स्टडी किया जाए। क्योंकि भाई बीएससी लड़का करता हो या ना करता हो, लेकिन बीएससी बताने में तो अच्छा ही लगता है कि हाँ हमारा लड़का बीएससी कर रहा है ना, या आईआईटी की तैयारी कर रहा है, भले कर कुछ ना रहा हो लेकिन आईआईटी की तैयारी बताते तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से समाजशास्त्र के साथ भी था। बहुत सारे लोग थे, समाजशास्त्र के दो गुट थे। पहला गुट ये चाहता था कि भाई समाजशास्त्र को विज्ञान बना दिया जाए, या समाजशास्त्र को एक विज्ञान की तरह से माना जाए। और दूसरा गुट ये कह रहा था कि नहीं नहीं, समाजशास्त्र को एक सामान्य विषय रहने दो, ज्यादा इसमें 3-5 ना करो। यानी दो गुट बन गए। अच्छा, अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि इन दोनों गुटों के नाम क्या थे। ठीक है ना, इन दोनों गुटों के नाम थे, पहला जो आपका गुट था, यानी पहला जो समूह था, उसका नाम था स्वरूपात्मक संप्रदाय। ये बहुत पूछा जाते हैं ये क्वेश्चन, स्वरूपात्मक संप्रदाय। मयंक इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। फॉर्मल, यस सर। है ना, फॉर्मल स्कूल। दूसरा जो हमारे पास, फॉर्मल स्कूल ऑफ सोसाइटी। हाँ फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा जो हमारे पास संप्रदाय था उसे हमने कहा समन्वयात्मक संप्रदाय। उसे हमने क्या कहा? समन्वयात्मक संप्रदाय। यानी समन्वयात्मक संप्रदाय हमने उसे कहा। और अब इसे इंग्लिश में हमने कहा सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, अच्छा क्या हुआ आगे देखते हैं। यानी पहला हो गया हमारा फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी और दूसरा हो गया हमारा सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी क्या कह रहा है? इस संप्रदाय का मानना है कि समाज शास्त्र को विशिष्ट सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या कह रहा है कि समाज शास्त्र भैया जैसा है, मतलब समाज शास्त्र को हम एक क्या करेंगे, हम एक साइंस बनाएंगे, समाज शास्त्र को हम एक विज्ञान की तरह समझेंगे, समाज शास्त्र को हम स्पेशल विज्ञान बनाएंगे, इस पर सामाजिक संबंधों का अध्ययन कराएंगे। और इस अगर आपसे कोई पूछे कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है या प्रमुख विचारक कौन है, तो आपको याद रखना है जॉर्ज सिमेल है। ठीक है, जॉर्ज सिमेल, ध्यान रखेंगे। इस विचारधारा यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये वाला जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसके प्रतिपादक कौन है? सिमेल, जॉर्ज सिमेल। ठीक है ना, जिस भी कॉपी पर आप नोट कर रहे हैं उसके ऊपर ये लिख लेंगे। दूसरा जो हमारे पास संप्रदाय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा संप्रदाय है हमारे पास समन्वयात्मक संप्रदाय। यानी कि आइए देखते हैं, यानी कि जो समन्वयात्मक संप्रदाय है हमारा, ये क्या मान करके चलता है? ये समन्वयात्मक संप्रदाय क्या मान के चलता है? इस संप्रदाय का मानना है कि समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहिए। इस टर्म पर आप जोर दीजिए। इस संप्रदाय का मानना है कि समाज शास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाया जाना चाहिए। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक सोरोकिन है। ये भी आप नोट कर लेंगे जहां कॉपी पर आप नोट कर रहे हैं। यानी कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं? सिमेल। और समन्वयात्मक के कौन है? सोरोकिन। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं, ये रटने वाली चीजें हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं चलेगा, कोई थियरी नहीं है, इसको बस जैसे हम याद करा रहे हैं इसको ऐसे ही रट लेना है। ठीक है सर। हाँ बोलो। मैं सर सिंथेटिक के कौन है? सिंथेटिक की सोरोकिन बताया ना, सोरोकिन ऊपर लिखा है देखिए आप। सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के जो प्रतिपादक हैं वो सोरोकिन है। इनका पूरा नाम है पीए सोरोकिन,
पिटरिम एलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन, पीए सोरोकिन, पी ए सोरोकिन, पी फॉर पिटरीम, ए फॉर एलेक्जेंड्रोविच और एस फॉर सोरोकिन, पी ए सोरोकिन। अब हमारे पास दो स्कूल हो गए, फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज सिमेल। और समन्वयात्मक यानी सिंथेटिक स्कूल के प्रतिपादक कौन है? पी ए सोरोकिन। ठीक है, सो ठीक है जी, आगे देखते हैं। आइए, कैसे क्या हुआ आगे देखते हैं। अब स्वरूपात्मक वाले क्या कह रहे थे? स्वरूपात्मक वाले कह रहे हैं कि हम इसे जो है विशिष्ट सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे और हम इसमें इसे जो है इस तरीके से पढ़ेंगे। समन्वयात्मक वाले क्या कह रहे हैं? समन्वयात्मक वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसे हम विशिष्ट विज्ञान नहीं बनाएंगे बल्कि एक सामान्य विज्ञान बनाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ये अब बात करते हैं समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, यानी समाजशास्त्र में हमें पढ़ना क्या है, समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे। समाजशास्त्र तो बहुत बड़ा है, समाजशास्त्र में क्या पढ़ेंगे। अब बात आती है यहाँ पर, जैसे आप नाम देख रहे हैं, पहला ये आपको यहाँ पर एलेक्स लिखा दिख रहा है। एलेक्स इंकल्स की एक बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। एलेक्स इंकल्स की एक बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, है ना। ये आप नोट कर लेंगे। एलेक्स इंकल्स की बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर विस्तार पूर्वक चर्चा करी है और बताते हैं कि चूंकि समाजशास्त्र सभी विषयों में पढ़ा जाता है। अब भैया जाहिर सी बात है, कैसे कैसे सभी विषयों में पढ़ा जाता है। अब सोशियोलॉजी में आप पेपर, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना पूजा, जैसे कल हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे, यानी जो सोशियोलॉजी है उसमें डेमोग्राफी भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, सोशियोलॉजी में आपका सोशल मूवमेंट भी पढ़ा जाएगा, है ना, सामाजिक आंदोलन आप, है ना। सोशियोलॉजी में आपका एनवायरनमेंट भी पढ़ा जाएगा, वेरी गुड। और बताएं, है ना, सोशियोलॉजी में ही आपका जेंडर भी पढ़ा जाएगा, सोशियोलॉजी में ही आपका अर्बन भी पढ़ा जाएगा, सोशियोलॉजी में आपका रूरल भी पढ़ा जाएगा, सोशियोलॉजी में ही आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पढ़े जाएंगे, है ना। सोशियोलॉजी में ही आपका थोड़ी थोड़ी एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ी जाएगी। यानी कि समाजशास्त्र भैया इतना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है, इसका क्षेत्र इतना ज्यादा ब्रॉड है कि हम इसमें ये तय ही नहीं कर सकते कि इसमें हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्योंकि भाई इसमें तो हम देखते हैं एमए के 4 सेमेस्टर होते हैं और अब तो जो है सिस्टम चेंज हो गया है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो 6 पेपर होने लगे हैं, जैसे अनूप या मयंक के होते हैं 6 पेपर होते हैं हर सेमेस्टर में, यानी इनको तो 24 पेपर पढ़ने हैं 1-2 साल में, तो इनका तो और आफत है। क्राइम एंड सोसाइटी भी एक पेपर ऐड कर दिया, योगा का एक पेपर ऐड कर दिया। यानी समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। एक बात आती है, सब एक जगह लिखा था कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो कैसा हो गया है, भानुमति का कुनबा बन गया है। समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, है ना। भानुमति का कुनबा एक मुहावरा है। भानुमति का कुनबा का मतलब होता है कि हाँ जो भी आ रहा है आते जाओ, चलते आओ, आ जाओ। यानी कि अब समाजशास्त्र एक ऐसा विषय बन गया जिसमें हम सभी विषयों को पढ़ रहे हैं, दर्शन को भी पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र को भी पढ़ रहे हैं, स्पेंसर को भी पढ़ रहे हैं, पेरेटो को भी पढ़ रहे हैं जो कि मैथ से पढ़ रहे थे, है ना, म्यूजिक का भी थोड़ा पढ़े ले रहे हैं। यानी अब इसका जो क्षेत्र है वो कोई बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक नहीं रह गया है, अब ये बहुत ब्रॉड हो गया है। यानी कि इसीलिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु तय कर पाना बहुत कठिन काम हो जाता है। ये आप नहीं तय कर सकते कि समाजशास्त्र में बस हम ये पढ़ेंगे। समाजशास्त्र में सब कुछ आ जाएगा। एमाइल डर्कहाइम जो है समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, यानी एमाइल डर्कहाइम कहते हैं अगर हम पूरी सोशियोलॉजी की बात करें, है ना, तो हम उसे तीन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, है ना। कौन कौन से 3 टुकड़े हैं आइए देखते हैं। पहला है कि आकृति विज्ञान, जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं, जैसे हमने बताया ना कि समस्त विज्ञानों को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। तो उसी तरह से दरखाइम कहते हैं अगर हम समाजशास्त्र की बात करें
तो समाजशास्त्र को हम 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। पहला तो हो जाएगा हमारा आकृति विज्ञान, यानी कि सामाजिक आकृति विज्ञान। दूसरा हमारा हो जाएगा सामाजिक संरचना। अच्छा, दूसरा हमारा हो जाएगा सामाजिक संरचना। और तीसरा हमारा हो जाएगा सामान्य समाजशास्त्र, यानी कि जनरल सोशियोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर और जनरल सोशियोलॉजी। ठीक है, सामान्य समाजशास्त्र। ये 3 हमारे हिस्से दरखाइम बताते हैं। दरखाइम कहते हैं सोशियोलॉजी में इन्हीं तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं, इन्हीं तीनों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें और भी अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने अपने जो है वो बताए हैं। जैसे एलेक्स इंकल्स ने जो मैंने ऊपर बुक बताई व्हाट इज सोशियोलॉजी, एलेक्स इंकल्स इसमें भी बताते हैं कि सोशियोलॉजी की क्या क्या कंटेंट है। इसके लिए सोरोकिन की अभी नाम आया था। सोरोकिन एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, ये आपको याद भी रखना है। एक बार नेट में पूछा भी गया था ये चीज, तो इसलिए आपको याद रखनी है कि क्या है ये। सोरोकिन क्या कहते हैं? सोरोकिन कह रहे हैं कि अगर हमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समझना है तो हमें N+1 फॉर्मूला समझना पड़ेगा। एक बार ये पूछा गया था कि N+1 फॉर्मूला किसने दिया है, सोशियोलॉजी का कंटेंट समझने के लिए N+1 फॉर्मूला किसने दिया है। तो अब अगर कोई पूछे N+1 फॉर्मूला किसने दिया है तो आप क्या बताएंगे? वेरी गुड, सोरोकिन। बहुत अच्छे। सोरोकिन ने दिया है N+1 फॉर्मूला। ठीक है, N+1 का जो फॉर्मूला है वो सोरोकिन ने बताया है। आइए आगे देखते हैं क्या बताया है, क्या आखिर बताया क्या है इस फॉर्मूले में। सोरोकिन कहते हैं कि जो N+1 फॉर्मूला है, यानी n क्या है, n हमारा समाज विज्ञान है और N+1 वो विज्ञान है जो कि इसमें जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मतलब एक सब्जेक्ट n है, +1 हम जोड़ते जाएंगे उसमें अलग अलग तरीके से। अच्छा आइए देखते हैं वही चीज जो अभी हम पीछे आपको बता रहे थे कि आधुनिक समाजशास्त्र को सीमित क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। हम इसको बांध नहीं सकते कि नहीं हम बस इतना ही सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, हम बस इतने चीज को ही पढ़ेंगे। हम मॉडर्न सोशियोलॉजी की बात करें अगर, तो मॉडर्न सोशियोलॉजीज में हम उसको सीमित क्षेत्र में नहीं बांट सकते, और इसलिए भी नहीं बांट सकते कि हर दिन इस क्षेत्र में कुछ नई चीजें बढ़ती जा रही हैं, हर दिन इस क्षेत्र में कुछ नई टॉपिक नए चीजें इंक्लूड होती जा रही हैं, जिसके कारण समाजशास्त्र की कई अन्य शाखाएं विकसित हो रही हैं। अच्छा, अब N+1 का फॉर्मूला क्या है ये हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है, थियरी जो है हमारी, N+1 का फॉर्मूला क्या है। ये चीज आप देख पा रहे हैं, ये जो बना हुआ है ये आपको दिख रहा है? जी सर। Yes, ठीक है, ये अब इसमें आप देखेंगे ये इसमें अलग अलग चीजें जो हैं, इसमें हर टर्म के आगे कुछ लिखा हुआ है। जैसे हमने कहा राजनीति शास्त्र, तो राजनीति शास्त्र के आगे लिखा हुआ है ABCDEF, है ना। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, इसके आगे लिखा हुआ है ABCGHI। धर्म के आगे लिखा हुआ है ABCJKL। कानून के आगे लिखा हुआ है ABCMNO। मनोरंजन के आगे लिखा हुआ है ABCPQR। इसके आगे अगर हम और मान लो हमने एक चीज जोड़ दी, आपका डेमोग्राफी मान लो हमने लिख दिया इसके आगे, है ना। इसके आगे हमने डेमोग्राफी लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया ABCSTU, है ना। कुछ समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा होगा, हम बताते हैं इसको। इसमें समझना क्या है, सोरोकिन कह रहे हैं कि भैया ये जो चीजें हैं, ये जो आप बता रहे हैं, ये ABC और लेकिन इसमें आपने एक चीज गौर नहीं करी। क्या नहीं गौर करी? कि इसमें जो ABC है वो तो सब में कॉमन है, ABC कॉमन है सर। है ना। बहुत अच्छे, Yes, sir. ABC तो सब में कॉमन है, ये तो आपने गौर ही नहीं किया। यानी कि जो ABC है, और सर उस हाँ बताओ प्रियंका। सर है उसके बाद जब सर फर्स्ट में, फिर उसके बाद GHI उसके आगे का जो है वो नीचे सेकंड में दिया हुआ ठीक है, है। ठीक तो है। वो जो लेटर है हम लोग का, ठीक है, यानी कि हमने देखा कि ABC जो है हमारा, ये सभी में कॉमन है। ये ABC राजनीति शास्त्र में भी आ रहा है, ABC अर्थव्यवस्था में भी आ रहा है ना। धर्म में भी आ रहा है, कानून में भी आ रहा है, मनोरंजन में भी आ रहा है। यानी ABC को हम क्या मान रहे हैं? ABC को हम N मान रहे हैं। ABC को हम N मान रहे हैं, जिसमें कि A, B और C आ रहा है।
और +1 में क्या आ रहा है, +1 में कोई भी x सब्जेक्ट आ रहा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। यानी कि जब हम n+1 फॉर्मूला की बात करेंगे, दैट मीन्स कि भाई n+1 फॉर्मूला में जो ABC 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 सब में कॉमन है, यही सोशियोलॉजी है, यही सोशियोलॉजी है। बात समझ में आई? यानी सोशियोलॉजी जो है देखो सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन है। राजनीति शास्त्र में भी ABC है, अर्थव्यवस्था में भी ABC है, धर्म में भी, कानून में भी, मनोरंजन में भी, यानी इन तीनों में ABC है। इन तीनों में क्या, इन पांचों में ABC है। और बाकी अपना कंटेंट तो ये पढ़ ही रहे हैं, और ये ABC भी पढ़ रहे हैं। यानी कि जो ABC है यही सोशियोलॉजी है, जो कि हर विषय में घुसी हुई है, हर विषय के साथ इसे रिलेट कर दिया जाता है, जिसको कि हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु कहते हैं, समाजशास्त्र का कंटेंट कहते हैं, कि हम समाजशास्त्र में आखिर पढ़ेंगे क्या। बात समझ में आ रही है? तो n+1 फॉर्मूला किसने दिया? सुरुकिन ने। Sorokin। ठीक। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है क्या? यस सर। है ना, आज के लिए इतना काफी है, वरना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो उस जाते जाते कुछ थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जो 1 घंटे में, पिछले 1 घंटे में हम लोग कर रहे थे, उसे रिकॉल कर लेते हैं। अपने माइक सब लोग ऑन कर लेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग उसे रिकॉल कर लेंगे। यस सर। ठीक है। हमने पढ़ा, अभी हमने एक बुक पढ़ी थी, व्हाट इज सोशियोलॉजी। वो किसकी बुक थी? पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, बिना पन्ने पलटे भी अगर आप याद कर पाते, बिना एलेक्स इंकल्स, वेरी गुड। व्हाट इज सोशियोलॉजी जो बुक है हमारी, वो एलेक्स इंकल्स की है। एलेक्स। ठीक है। पूजा Yes, sir। नहीं, पूजा ये मत बताइएगा क्योंकि आप बता चुकी हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी प्रियंका? मयंक? 1789। 1789, वेरी गुड। उस टाइम पर शासक कौन था? लुई 16। बहुत अच्छे। अच्छा, और बताएंगे? ठीक है। सबसे जो हमारा सोशियोलॉजी टर्म है, ये किन 2 टर्म से मिलकर के बना है? सर बोलिए बोलिए बोलिए। सामाजिक, प्राकृतिक सर। नहीं जी। हाँ पूजा बताइए। सोशियस और लोकस। सोशियस और लोगस, बहुत अच्छे है ना। सोशियस और लोगस से मिलकर के बना। लैटिन प्लस ग्रीक। वेरी गुड। और लोगस। हाँ, सोशियस जिसमें कि लैटिन लैटिन एंड टर्म ग्रीक। है, और लोगस आपका ग्रीक टर्म है। तो बस इसी तरह से जो भी आप क्लास में पढ़े उससे आप ध्यान रखें। और हमने एक चीज बताई थी, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी किसकी बुक है? दांते की। अच्छा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी किसकी है? रूसो। वेरी गुड। तो बस यही चीजें याद रखनी, यही चीजें नेट में पूछी जाएंगी 1-2 नंबर में। हर लेक्चर में से अगर एक नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तब भी 100 दिन में से 100 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए ही आएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अपने दोस्तों से, जो भी जिनके दोस्त हैं, प्रियंका के, दीपाली के, मयंक के, प्रयास ये करेंगे कि 6:45 तक, 6:50 तक जिम्मेदारी से, मतलब ये। और लिंक की बात है, लिंक मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। बार बार लिंक हमें नहीं भेजना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ग्रुप खोलेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस लिंक से 6:45 पर डे क्लास अपने आप ज्वाइन कर लेंगे। अपने दोस्तों को बता दें कि मेरे कहने का इंतजार मत करें, 6:45 पर ज्वाइन कर लें, आपस में डिस्कशन करें। भाई कल जैसे क्लास शुरू हो, फिर सेम यही प्रश्न पूछें कि डिवाइन कॉमेडी किसकी है, रूसो की थ्योरी कौन सी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ। अलग अलग तरीके से हम उसे समझ सकते हैं, अलग अलग तरीके से। जितना ज्यादा हम एक्टिव रिकॉल करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पर्सनली हमसे ग्रुप पर, बाकी अपने साथियों से, सभी यहाँ पर दोस्त हैं, हमने बताया, सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सभी एक दूसरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल मिलते हैं, ठीक होना। थैंक यू सर।